सुप्रभात बच्चों। फाइनल क्लास हमारे आज का विषय है नगर पालिका वित्त। नगर पालिका वित्त मतलब नगर पालिका के पास इतने सारे कार्यों को पूरा करने के लिए जो है वित्त की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे भूमिका। हमने कई बार पहले भी अपनी क्लास में ये चीज़ पढ़ी है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए जो वित्त है वो इस तरह से उसके लिए कार्य करता है जिस तरह से मानव शरीर के लिए रक्त, इस मानव शरीर को चलाने के लिए रक्त का आवश्यक है, ठीक इसी प्रकार किसी भी संगठन को चलाने के लिए वित्त अति महत्वपूर्ण है। हमारे देश में 73वां और 74वां संशोधन के द्वारा स्थानीय संस्थाओं को बहुत सारी संवैधानिक मान्यताएं दी गई है, बहुत सारी अपने कार्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र बनाया गया है। इस करके जो है इन संस्थाओं को अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी कार्यों को पूरा करना पड़ता है और उन कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने के लिए दिन प्रतिदिन बहुत सारी योजनाएं बनानी पड़ती है। इन योजनाओं को बनाए रखना और उसको लागू ना करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए इन योजनाओं को ठीक है एक व्यवहारिक रूप देने के लिए जो है वित्त की आवश्यकता पड़ती है। उसी के माध्यम से ये योजनाएं लोगों तक पहुंच सकती हैं। इसलिए इन योजनाओं को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता है, लेकिन स्थानीय संस्थाओं के पास इतने ज्यादा कार्य हैं कि जिन कार्यों को पूरा करने के लिए उसके पास वित्त की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, उसके पास वित्त की कमी होती है। ठीक है, तो इस वित्त की कमी को पूरा करने के लिए नगर पालिका जैसी संस्थाएं अपने क्षेत्र के अंदर समस्याओं का या कार्यों को पूरा करने के लिए वित्त की व्यवस्था किस प्रकार से करती है, हम इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए 74वें संशोधन के द्वारा इन संस्थाओं को अपने क्षेत्र में कुछ तरीके से कुछ जो है कारणों से इनको आय के साधन प्राप्त करने की जो है मान्यता दी गई, स्वतंत्रता दी गई है। तो आज कर रहे हैं हम नगर पालिका की आय के साधन। सबसे पहला साधन है प्रत्यक्ष कर। नगर पालिका अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों से प्रत्यक्ष कर के माध्यम से जो है वित्त प्राप्त करती है। प्रत्यक्ष कर में सबसे पहला जो कर है वो होता है गृह कर। गृह कर, इसे संपत्ति कर भी कहा जाता है। भारत के अंदर 25% भारत की राष्ट्रीय आय का स्रोत जो है वो गृह कर होता है। गृह कर को पंजाब में जो है संपत्ति कर भी कहा जाता है, हरियाणा में गृह कर। लेकिन ये गृह कर जो है सरकारी इमारतों पर, सरकारी भवनों पर नहीं लगाया जाता। दूसरा है व्यवसाय कर। नगर पालिका अपने क्षेत्र में यदि कुछ लोग जो कोई ऐसा व्यापार करना चाहते हैं जो आम व्यवसाय से बिल्कुल अलग होता है, उदाहरण के लिए जानवरों की हड्डियों का व्यापार करना, रिक्शा चलाना, रिक्शा स्टैंड बनाना, कुत्तों को मारना, स्लॉटर फिश, इस तरह के व्यवसाय से जो है चलाने वाले लोगों से कर के रूप में जो है राशि वसूल करती है। तीसरा कर है संपत्ति कर, संपत्ति हस्तांतरण कर। अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका के क्षेत्र में से अपनी संपत्ति बेच रहा है, ठीक है, या संपत्ति खरीद रहा है, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका संपत्ति बेचने और खरीदने पर भी उन व्यक्तियों से जो बेच रहा है, क्रेता और विक्रेता से संपत्ति हस्तांतरण कर वसूल करती है। अगला कर है पशुओं पर टैक्स। नगर पालिका अपने क्षेत्र में रहने वाले लोग अगर कोई अपने घर में पशु रखना चाहता है, ठीक है, पशुपालन करना चाहता है, तो उन लोगों से पशुओं को रखने पर भी जो है कर के माध्यम से राशि या टैक्स वसूलती है। उसके बाद है तय बाजारी कर।
तहब जारी कर क्या होता है कि नगर पालिका बाजार में या अपनी सरकारी जो नगर पालिका की जमीन है वहां पर यदि कोई व्यक्ति जो है अपना बाजार लगाकर, पटड़ी लगाकर सामान बेचता है, उन लोगों से कर के रूप में जो है वित्त की व्यवस्था करती है। आगे है किराए। नगर पालिका किरायों के माध्यम से भी जो है राशि वसूल करती है लोगों से। कैसे? यदि नगर पालिका के पास अपनी डाक बंगले हैं, सराय हैं, धर्मशालाएं हैं, तो ऐसे भवनों को नगर पालिका किराए पर देकर जो है किराए के माध्यम से राशि वसूलती है, जो कि उसकी वित्त का आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। उसके बाद है सेवा संबंधी कर। नगर पालिका अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बहुत सारी कल्याणकारी सेवाएं उन्हें प्रदान करती है। उदाहरण के लिए बिजली, पानी, सफाई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो कई बार जो है उन लोगों से उन सेवाओं के बदले में भी कुछ कर के रूप में जो है राशि लेती है। उसके बाद है, ये तो हो गए प्रत्यक्ष कर। अब है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष में सबसे पहले है चुंगी कर। चुंगी कर जो है ये हमारी भारतीय राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये किसी भी विशेष क्षेत्र में बाहर से आने वाले साधनों पर लगाया जाता है, ठीक है। वैसे हमारे हरियाणा में इस कर को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन जो वस्तुएं लोगों के बहुत ही आवश्यकता के लिए है, उदाहरण के लिए आवश्यक है, जैसे कि दवाइयाँ, अनाज, ठीक है, राशन का सामान, ऐसे सामान पर जो है चुंगी कर नहीं लगाया जाता। अगला कर है जो अप्रत्यक्ष कर में आता है वो है टर्मिनल कर। यह कर चुंगी दर की अपेक्षा कम होता है और ये कर भी नगर पालिका के क्षेत्र में आने वाले, मंगाए जाने वाले सामान पर, आयात किए जाने वाले सामान पर लगाया जाता है। उसके बाद है पथ कर। पथ कर जिसे टोल टैक्स भी कहा जाता है। हम देखते हैं, हम जब भी कभी सफर करते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है टोल टैक्स देना पड़ता है। ये पथ कर भी जो है स्थानीय संस्थाओं का इसमें हाथ होता है और ये किसी पुल या नदी पर, पुल को पार करने पर या नदी के ऊपर कोई पुल बनाया है उसको इस्तेमाल करने पर जो है लगाया जाता है। अगला कर है मनोरंजन कर। मनोरंजन कर नगर पालिकाओं द्वारा अपनी क्षेत्र में अगर कोई थिएटर चला रहा है, सर्कस दिखा रहा है, कोई खेल दिखा रहा है, ठीक है, ऐसी स्थिति में या अगर कोई लगा रहा है तो उन सर्कस चलाने वाले लोगों से, ठीक है, थिएटर चलाने वाले लोगों से या कोई खेल दिखाने वाले लोगों से जो है कर के रूप में, मनोरंजन कर के रूप में वसूल करती है। उसके बाद है ठेका। नगर पालिका अपने पास खाली पड़ी हुई जमीन को ठेके पर देकर भी जो है कर के रूप में राशि वसूल करती है। उदाहरण के लिए उसके पास कोई खाली जगह पड़ी है, साइकिल स्टैंड बनाने के लिए दे दिया, या कोई खाली जगह पड़ी है, खाद बनाने, कूड़ा करकट इकट्ठा करके खाद बनाने के लिए दे दिया। इस तरह से ठेके पर देकर जो है करों को इकट्ठा करती है। उसके बाद है अगला जो हमारा आय का साधन है नगर पालिका का, वो है शुल्क। नगर पालिका शुल्क यानी कि फीस के माध्यम से भी आय के साधन अपने अपनाती है, आय को बढ़ाती है। इसमें सबसे पहले है कि किस तरह से लगाती है, किन किन चीजों पर फीस लगाती है। अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका के क्षेत्र में कोई ऐसा व्यापार चलाना चाहता है जो खतरनाक है, उन व्यापारों को चलाने के लिए नगर पालिका स्वीकृति के साथ साथ फीस भी वसूलती है। कोई व्यक्ति हथियार रखना चाहता है तो उससे फीस वसूलती है या शुल्क प्राप्त करती है।
उसके बाद है नगर पालिका का अगली आय का साधन, वो है राज्य सरकार के करों में हिस्सा। हमारी राज्य सरकार जो है वो नगर पालिकाओं को कुछ ही विषयों पर कर लगाने की अनुमति देती है, लेकिन हमारा जो विषय वो है आय के साधन, नगर पालिका को कहाँ कहाँ से आय प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार जो स्वयं कर इकट्ठे करती है और जो कर खुद लगाती है, उन करों को इकट्ठा करने के बाद उसका एक हिस्सा, कुछ हिस्सा जो है नगर पालिकाओं को देती है या स्थानीय सरकारों को देती है। तो ये राशि भी स्थानीय सरकारों के लिए जो है आय के साधन होते हैं। ठीक है, उसके बाद है नगर पालिका की अगली आय का साधन, वो है अनुदान राशि। स्थानीय सरकारों को अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिए जो है वो एक बहुत लंबी विषय सूची दी जाती है जिन पर नगर पालिकाओं को कार्य करना होता है। ठीक है, लेकिन वित्त की कमी होने के कारण ये सभी कार्यों को पूरा नहीं कर पाते, इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से इन कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ राशि अनुदान के रूप में भी इन स्थानीय संस्थाओं को दी जाती है, जो कि स्थानीय संस्थाओं की आय के साधन होते हैं। ठीक है, इस तरह से नगर पालिकाओं को जो है इन साधनों से प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, मनोरंजन कर, शुल्क, ठीक है, सरकार के करों में हिस्सा, अनुदान राशि, इन चीजों से जो है आय के साधन प्राप्त होते हैं या राशि प्राप्त होती है। ठीक है, इसके साथ ही नगर पालिका की आय के साधन वाला जो हमारा विषय है यहाँ पर समाप्त होता है।